गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ रहे हैं। जिसमें पहला पाठ है आपका सजीवों के लक्षण। जिसमें आपका पहला पाठ है, पाठ 1 है आपका सजीवों के लक्षण। सजीवों के लक्षण, जिसमें कल हमने आपको क्वेश्चन आंसर कराना शुरू किया था। तो कल हम आपको टिप्पणी लिखवा रहे थे ना, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। आपको हम श्वसन तक लिखवा दिए थे। कल हमने आपको पाठ 1 सजीवों में लक्षण चैप्टर का हमने श्वसन तक हेडिंग लिखवा दिया था। आगे आप हेडिंग डालिए चौथा वृद्धि। 3 तक हमने लिखवाया था ग प्रश्न का कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, जिसमें श्वसन था, उत्सर्जन था, प्रजनन था। प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन हमने तीनों लिखवा दिया था। आज आप हेडिंग डालिए वृद्धि। आज आप हेडिंग डालिए क्या? वृद्धि। अब वृद्धि हेडिंग डालने के बाद उसमें डैश करके लिखिए आप लोग प्रत्येक सजीव के आकार में, प्रत्येक सजीव के आकार में, प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से 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 होती है। मनुष्यों में होने वाली वृद्धि, मनुष्यों में होने वाली वृद्धि, मनुष्यों में होने वाली वृद्धि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित उम्र के बाद या निश्चित समय के बाद रुक जाती है। मनुष्यों में होने वाली वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन पेड़ पौधों में वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। एक बार मिला लीजिएगा। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। प्रत्येक सजीव के आकार में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। यह वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। मनुष्यों में यह वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। मनुष्यों में यह वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन पेड़ पौधों में होने वाली वृद्धि की कोई सीमा नहीं होती है। खड़ी पहली लगा दीजिएगा। ये हो गया आपका वृद्धि। ये हो गया आपका वृद्धि। अब आगे हेडिंग डालिए आप। गतिशीलता।
पांचवा हेडिंग डालिए, पांचवा हेडिंग डालिए आप गतिशीलता। पांचवा हेडिंग डालिए आप गतिशीलता, गतिशीलता। पांचवा हेडिंग डालिए आप गतिशीलता। लिखिए प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी जिनमें जीव होता है मतलब सजीव, प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशील होते हैं। प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशील रहते हैं। प्रत्येक जीवधारी किसी न किसी रूप में गतिशील रहते हैं। कई जंतु भोजन की खोज में, कई जंतु भोजन की खोज में, कई जंतु भोजन की खोज में, कई जंतु भोजन की खोज में तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, कई जंतु भोजन की खोज में तथा शत्रुओं से अपनी रक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे की लताएं, पेड़ पौधों की लताएं, पेड़ पौधों की लताएं दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर, पेड़ पौधों की लताएं दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर, पेड़ पौधों की लताएं दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर, पेड़ पौधों की लताएं दीवारों और पेड़ों पर चढ़कर अपनी गति को प्रदर्शित करते हैं, अपनी गति को प्रदर्शित करते हैं। पेड़ पौधे की लताएं अपनी, पेड़ पौधों की लताएं पेड़ों और दीवारों पर चढ़कर अपनी गति को प्रदर्शित करते हैं। हो गया। अब घ प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घ है आपका, ये ग का था, घ लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, अब इस घ में पहला प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए, लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को कितने वर्गों में या कितने भागों में, लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को कितने वर्गों में, कितने या फिर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। फिर से सुन लीजिए,
लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए आप। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसमें नीचे ए बी करके दोनों का नाम लिख लीजिएगा। ए बी करके आप दोनों का नाम लिख लीजिएगा। सजीव और फिर निर्जीव। सजीव और निर्जीव। लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो लक्षणों के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। अगला प्रश्न लिखिए आप। सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न लिखिए आप। सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न है आपका, सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर लिखिए आप इसका उत्तर लिखिए। सजीवों को ऊर्जा व वृद्धि के लिए सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों को ऊर्जा व वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हो गया ये आपका। अब अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए आप। सजीवों को अगला प्रश्न लिखिए आप। सजीवों को या फिर सजीवों के लिए श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? सजीवों के लिए श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? प्रश्न था आपका कि सजीवों के लिए श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? सजीवों के लिए श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए आप इसका। जीवित रहने के लिए सजीवों में श्वसन क्रिया का होना अति आवश्यक है। जीवित रहने के लिए
जीवित रहने के लिए सजीवों में श्वसन क्रिया का होना अति आवश्यक है। जीवित रहने के लिए सजीवों में श्वसन क्रिया का होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न लिखिए चौथा। अगला प्रश्न चौथा लिखिए, उत्सर्जन क्रिया शरीर के किन अंगों द्वारा संभव हो पाती है? उत्सर्जन क्रिया शरीर के किन अंगों द्वारा संभव हो पाती है? उत्सर्जन क्रिया शरीर के किन अंगों द्वारा संभव हो पाती है? उत्सर्जन क्रिया शरीर के किन अंगों द्वारा संभव हो पाती है? तो उत्तर लिखिए, मनुष्यों में उत्सर्जन क्रिया फेफड़ों, त्वचा, गुर्दों तथा आंतों द्वारा मनुष्यों में उत्सर्जन क्रिया फेफड़ों, त्वचा, गुर्दों तथा आंतों द्वारा संभव हो पाती है। मनुष्यों में उत्सर्जन क्रिया फेफड़ों, त्वचा, गुर्दों तथा आंतों द्वारा संभव हो पाती है। पांचवा प्रश्न लिखिए, सजीवों व निर्जीवों की आयु सीमा में क्या भिन्नता होती है? सजीवों और निर्जीवों की आयु सीमा में क्या भिन्नता होती है? सजीवों और निर्जीवों की आयु सीमा में क्या भिन्नता होती है? उत्तर लिखिए इसका। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए आप। प्रश्न था, आप लिख चुके होंगे ना प्रश्न। सजीवों और निर्जीवों की आयु सीमा में क्या भिन्नता होती है? उत्तर लिखिए। सजीव जन्म लेता है, वयस्क होता है। सजीव जन्म लेता है, वयस्क होता है और एक उम्र के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सजीव जन्म लेता है, वयस्क होता है और एक उम्र के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सजीव जन्म लेता है, वयस्क होता है और उसकी एक उम्र के बाद मृत्यु हो जाती है। एक उम्र के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। लेकिन निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता है और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। ये हो गया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न।
अब आगे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका। इसमें पहला है प्रश्न, लिखिए पहला। इसमें पहला प्रश्न लिखिए आप, जीवन चक्र एवं मृत्यु के लक्षण को सजीवों की जीवन चक्र एवं मृत्यु के लक्षण को सजीवों की एक सामान्य क्रिया के रूप में स्पष्ट कीजिए। जीवन चक्र एवं मृत्यु के लक्षण को सजीवों की एक सामान्य क्रिया के रूप में स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है कि जो जीवन चक्र है और मृत्यु है, जो उसका जीवन चक्र एवं मृत्यु के लक्षण को जो सजीव है उसकी ये सामान्य क्रिया है, उसको आपको स्पष्ट करना है। उत्तर लिखिए आप। लिखिए, सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। अपने जीवन चक्र के दौरान सभी सजीव जन्म लेते हैं। अपने जीवन चक्र के दौरान सभी सजीव जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, वयस्क होते हैं और बूढ़े होकर मृत्यु की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और बूढ़े होकर मृत्यु की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और बूढ़े होकर मृत्यु की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि, जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि जीव का जीवन काल कहलाती है। जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि, जीवन चक्र की यह निश्चित समय अवधि जीव का जीवन काल कहलाती है। सभी जीवों की समय अवधि अलग अलग होती है। सभी जीवों की समय अवधि अलग अलग होती है। सभी जीवों की समय अवधि अलग अलग होती है। अब अगला प्रश्न लिखिए। आप निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न है आपका लघु उत्तरी का दूसरा प्रश्न है। आप निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए।
प्रश्न क्या था आपका कि निर्जीव वस्तुओं के लक्षण, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो लिखिए निर्जीव वस्तुओं के लक्षण, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण करके आप डैश दे दीजिए। निर्जीव वस्तुओं के लक्षण, निर्जीव वस्तुओं के लक्षण ऐसे डैश कर लीजिए। अब लिखिए उसमें पहला दूसरा ऐसे करके लिखिएगा। जैसे पहला लिखिए निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करते हैं, निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करते हैं। पहला लिखिए आप निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तुएं भोजन नहीं करते हैं, निर्जीव वस्तुएं भोजन नहीं करते हैं। निर्जीव वस्तुएं उत्सर्जन क्रिया नहीं करते हैं, निर्जीव वस्तुएं उत्सर्जन क्रिया नहीं करते हैं। अगला लिखिए निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। निर्जीव वस्तुओं में गति नहीं होती है। अगला लिखिए निर्जीव वस्तुओं की मृत्यु नहीं होती है, निर्जीव वस्तुओं की मृत्यु नहीं होती है। ऐसे ही बहुत सारे और लक्षण आप लिख सकते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और लक्षण हैं, हम 4-5 लिखवा दिए हैं, इतना बहुत है। ये निर्जीव वस्तुओं के लक्षण हैं। श्वसन नहीं करते हैं, प्रजनन नहीं करते हैं, भोजन नहीं करते हैं, ठीक है, मृत्यु नहीं होती है। ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुओं के लक्षण हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिएगा, क्या है? जैसे मेज, कुर्सी, चाक, डस्टर आदि। जैसे मेज, कुर्सी, चौक, डस्टर आदि बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप किसी का भी नाम लिख लीजिएगा निर्जीव वस्तुओं में। अपने आसपास जो वस्तुएं देखते हैं आप, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं निर्जीव वस्तुओं में। अगला प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न है आपका तीसरा, उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है आपका तीसरा, उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? यह किस लिए आवश्यक होता है? उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? यह किस लिए आवश्यक होता है? उत्सर्जन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? यह किस लिए आवश्यक होता है? देखिए, ये 3 प्रश्न हमने लिखवा दिया है आपको। ये हमने 3 प्रश्न लिखवा दिया है। चौथे प्रश्न का उत्तर हम कल आपको लिखवाएंगे। आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। एक बार फिर सुन लीजिए सभी लोग, आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। बिना नोट्स के कुछ नहीं हो सकता। लिखवाया जा रहा है, आप नोट्स बनाते जाइए, तभी आप उसको पढ़ सकेंगे और रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, सभी लोगों से कहा जा रहा है, सभी लोगों के पास नोट्स तैयार रहना चाहिए। जब भी आप लोग आएंगे, आपका नोट्स चेक किया जाएगा। अब आगे से हम कल लिखवाएंगे आपको। इतना आप नोट्स तैयार रखिएगा और इसे याद करते जाइएगा। बाय बच्चों।